प्रसिद्ध पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690। लॉक ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी और 1690 में उन्होंने विचार दिया। में अपनी राजनीतिक विचारों का प्रतिपादन किया, जो कि निम्नलिखित है। अब यहाँ नंबर 1 पर उन्होंने प्राकृतिक या नैसर्गिक अधिकार बताया। नंबर 2 पर उन्होंने मानव स्वभाव की बात किया। नंबर 3 पर प्राकृतिक अवस्था की बात किया। नंबर 4 पर सामाजिक समझौता की बात किया। नंबर 5 पर नागरिक समाज या राज्य का जन्म, और नंबर 6 पर राज्य व व्यक्ति के बीच संबंध। ये 6 बातें हैं और यहाँ से सवाल आता है। हमने कहा था हाब्स, लॉक, रूसो तीनों का लक्ष्य एक है, लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के जो उद्देश्य हैं, जो साधन और पद्धतियां हैं, वो अलग अलग हैं। मानव स्वभाव से लेकर राज्य व व्यक्ति के बीच संबंध तक की चर्चा हाब्स भी करते हैं, रूसो भी करते हैं, लेकिन लॉक ने मानव स्वभाव के पहले प्राकृतिक अधिकार शब्द जुड़ गया है, या नैसर्गिक अधिकार, नेचुरल राइट, जो कि अन्य से उसे भिन्न बना रहा है। इसीलिए परीक्षा में सही कूट मिलान के लिए आता है, तो प्रायः लोग मानव स्वभाव को नंबर 1 मानकर कूट मिला देते हैं और लॉक का आता है। लेकिन लॉक नैसर्गिक अधिकार की भी बात करता है, और जो प्राकृतिक अधिकार हैं वो जन्मजात अधिकार हैं। मनुष्य जब पैदा हुआ तो उसके पहले से ही ईश्वर ने उसे दिया, और जब पैदा होगा तो उसका स्वभाव तय होगा। जिसके यहाँ पैदा होगा, जो वातावरण देखेगा, जिन परिस्थितियों से गुजरेगा, उसी के हिसाब से वो मानव स्वभाव को तय करेगा। उसी के हिसाब से वो मानव स्वभाव को तय करेगा। यद्यपि प्राकृतिक अधिकार की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, शनिवार को ही कर चुका हूँ, लेकिन पुनः मैं उसकी चर्चा कर देता हूँ। ये नंबर 1 पर वो प्राकृतिक अधिकार की बात करता है। हमने कहा था कि लॉक आधुनिक काल का पहला विचारक है जिसने प्राकृतिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार का विचार दिया। यानी लॉक आधुनिक काल का पहला विचारक है जिसने प्राकृतिक अधिकार
या नैसर्गिक अधिकार का विचार दिया, और इसका जनक भी है। ये मानता है कि ये अधिकार मनुष्य के जन्मजात हैं और सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त हैं, किसी को कम या ज़्यादा नहीं। और यही कह करके वो व्यक्तिवाद का जनक भी बनता है कि हर व्यक्ति को बराबर ठहरा देता है। क्योंकि जहाँ प्राचीन काल और मध्य काल में विशेषाधिकार मूलक था, समाज था, जहाँ मानव के बीच भेद था, वहीं इस भेद को मिटा देता है कि सब बराबर पैदा हुए हैं, सबके पास बराबर अधिकार है, किसी के पास कम या ज़्यादा नहीं है। वो प्राकृतिक अधिकार में शनिवार को हमने बताया था 3 चीज़ों की बात करता है। वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से 3 अधिकार मिलते हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। और ये अधिकार अविभाज्य, निरंकुश, असीम, अदेय और अहस्तांतरणीय हैं और बिना किसी भेदभाव के सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त हैं, किसी को कम या ज़्यादा नहीं है। तो ये मानकर चलता है कि हर मनुष्य बराबर है, यही व्यक्तिवाद है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। लेकिन साथ साथ ये भी वो बताता है कि इन तीनों अधिकारों में वो संपत्ति के अधिकार को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानता है। इसलिए कहता है जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार संपत्ति के अधिकार में समाहित है। इसीलिए लाक ने ज़्यादा महत्व संपत्ति को दिया, क्योंकि हमने कहा था पूंजीपति का बेटा था, इसलिए वो पूंजीवाद का जनक बना। उदारवाद का प्रारंभिक रूप पूंजीवाद है, उदारवाद का प्रारंभिक रूप व्यक्तिवाद है, इसलिए उसे पूंजीवाद, उदारवाद, व्यक्तिवाद के जनक के रूप में देखा जाता है। वाहन ने इस पर टिप्पणी भी किया कि लाक का संपूर्ण राजनीतिक विचार या लाक के संपूर्ण राजनीतिक विचारों का उद्देश्य व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। और साथ साथ ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं, ये चूंकि जन्मजात हैं, ये जन्मजात हैं, और मनुष्य जब जन्म लेगा तो राज्य या जब मनुष्य जन्म लेगा तो राज्य या समाज में आएगा। इसीलिए प्राकृतिक अधिकार, ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं, ये राज्य और समाज दोनों के पूर्व हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ कि प्राकृतिक अधिकार राज्य और समाज के पूर्व हैं, पहले हैं। यानी व्यक्ति जब राज्य में आया, व्यक्ति जब समाज में आया, तो इन अधिकारों के साथ आया। अब चूंकि समाज में हर व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त हैं, इसलिए समाज का स्वरूप व्यक्तिवादी होगा। यहाँ व्यक्तिवाद का जनक है, समाज इक्वल टू व्यक्तियों का योग, और हर व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त है। और राज्य के भी पूर्व हैं, इसीलिए लाक कहता है कि मनुष्यों ने राज्य को इसलिए बनाया ताकि वो व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। लाक कहता भी है लोगों को राज्य के रूप में संगठित करने का एक ही उद्देश्य था, व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना, क्योंकि तीनों में संपत्ति को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। अब साथ साथ ये भी कहता है कि ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं, ये विकासशील नहीं हैं, पीसीएस में आ चुका है। ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं, ये विकासशील नहीं हैं, और विकासशील ना होने के कारण ये कांस्टेंट हैं।
ऊपर बंद करवा दीजिए सब, और आगे वाला बंद कर दो। इधर और साथ साथ वह ये भी बताने का प्रयास कर रहा है कि ये जो प्राकृतिक अधिकार हैं, इनको किसी में बांटा नहीं जा सकता, इनका बंटवारा नहीं हो सकता, पिता पुत्र को नहीं दे सकता। जैसे एजुकेशन अविभाज्य है कि कोई 4 बार बीएड कर लिया तो रिश्तेदारों में बांट देगा, ऐसा नहीं है। एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो जैसा प्राप्त करेगा उसका अपना है। उसी प्रकार से प्राकृतिक अधिकार भी है। जो अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियां थी वो इन्हीं प्राकृतिक अधिकारों से प्रभावित थी। और हमने आपसे कहा था कि अमेरिकी क्रांति का प्रेरणा स्रोत भी है। अमेरिकी क्रांति के नायक थॉमस जेफरसन ने कहा भी था कि हे ईश्वर, हमें जीवन स्वतंत्रता और सुख का अधिकार दीजिए। फ्रांसीसी क्रांति ने भी कहा कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, यानी स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। उसने भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की बात किया। और इतना ही नहीं, उसने ये भी बताने का प्रयास किया कि मनुष्य जब पैदा होता है, माँ के पेट में आता है, तो भगवान उसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का अधिकार देकर भेजते हैं। और इसे उसने मानव अधिकार बताया, और यही लोकतंत्र है। इसलिए मानव अधिकार और लोकतंत्र एक दूसरे के पर्याय बन गए। इसलिए बच्चा माँ के पेट में होता है तो मुट्ठी बंधी रहती है। कहा जाता है अबार्शन भी कानूनी अपराध है। ये अबार्शन भी कानूनी अपराध है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जो माँ के पेट में है उसके पास मानव अधिकार हैं, और मानव के अधिकार को छीनने का हक किसी को नहीं है। इसीलिए बच्चा जब राज्य में पैदा होता है तो राज्य का नागरिक बन जाता है, उसके पास नागरिक अधिकार आ जाते हैं। जन्म देने वाली माँ अगर अपने बच्चे को डस्टबिन में फेंक दे तो उसे राज्य उठा ले जाएगा, पालन पोषण करेगा, क्योंकि वो राज्य का नागरिक है। इसीलिए कोई भी मानव पहले है, पति बाद में है, पत्नी बाद में है, बेटा बाद में है, बेटी बाद में है। ऐसी परिस्थितियों में ये माना जाता है कि वो मानव पहले है फिर आपकी पत्नी है, वो मानव पहले है फिर आपका बेटा है। इसलिए पति को पत्नी पर, पत्नी को पति पर, बाप को बेटे पर, बेटे को बाप पर अत्याचार करने का हक नहीं है। तो लाक ने प्राकृतिक अधिकार का विचार दे करके पहले से प्राचीन काल, मध्य काल में चल रहे विशेषाधिकार समाज पर कड़ा प्रहार किया और ये बताया कि सब लोग बराबर हैं, बराबर पैदा होते हैं, बराबर अधिकार है, और वो अपने श्रम से बराबर अर्जित कर सकते हैं। इसीलिए परसों हमने कहा था कि लाक ने आधुनिक काल का पहला विचारक था जिसने श्रम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने कहा प्राकृतिक वस्तु प्लस श्रम इक्वल टू निजी स्वामित्व। प्रकृति में जो वस्तु है वो सब बराबर है। जो व्यक्ति अपना लेबर इंक्लूड कर देगा उस पर उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाएगी। फिर उसकी सहमत के बिना राजा उस पर कर नहीं लगा पाएगा। इसी बात को लेकर गौरवपूर्ण क्रांति भी हुई थी। तो प्राकृतिक अधिकार की चर्चा मैंने कल भी किया था, अब आज भी कर दिया। अब इन्हीं अधिकारों के साथ व्यक्ति जब राज्य में आएगा तो व्यक्तियों ने राज्य को बनाया है, इसलिए राज्य एक कृत्रिम संस्था है। चूंकि व्यक्तियों ने राज्य को बनाया है, और व्यक्तियों ने राज्य को क्यों बनाया, व्यक्तियों ने सरकार क्यों बनाया, कि वह उसके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करे। इसलिए लाक आगे कहेगा कि अगर सरकार या राज्य
व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करने में अक्षम है तो व्यक्ति सरकार को या राज्य को बदल सकता है। तो ये अधिकार सबको बराबर है। अब हम आगे चलते हैं। आगे यहां से ये 5 बातें हाब्स ने भी कहा था, लाक भी कह रहा है, लेकिन अलग अलग वातावरण में पैदा होने के कारण उसी पर अपनी बात रखने का तरीका अलग अलग है। अब मानव स्वभाव पर क्या टिप्पणी कर रहा है? हमने कहा था कि हाब्स ने मानव स्वभाव को बुरा बताया था, और हाब्स ने मानव स्वभाव को इसलिए बुरा बताया था क्योंकि जिस समय वह अपनी मां के पेट में था, यानी जिस समय वह अपनी मां के पेट में था, उस समय इंग्लैंड में जनतंत्र और राजतंत्र के बीच संघर्ष चल रहा था और राजा का करीबी था उसका परिवार, इसलिए जनता ने जो भयावह वातावरण पैदा किया उससे हाब्स का परिवार भी प्रभावित हुआ और समय के 2 माह पूर्व जन्म ले लिया। चूंकि वो राजा का करीबी था इसलिए लड़ाई झगड़ा के लिए उसने जनता को दोषी माना, राजा को दोषी नहीं माना। ये उस समय का वातावरण था। लेकिन जब आप मानव स्वभाव की चर्चा करते हैं तो लाक एक उद्योगपति के घर पैदा हुआ था। उसे बचपन से लाड़ प्यार मिला, मान सम्मान मिला, लोगों ने उससे प्यार किया होगा। आज की तरह हो सकता है बर्थडे भी मनाया हो, तब तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा। तो लाक ने अपने जन्म के वातावरण से, जन्म के समय से ही जो वातावरण देखा उससे उसके मन में मनुष्यों के प्रति एक सामाजिकता का बोध हुआ कि मानव स्वभाव अच्छा होता है, बुरा नहीं होता। हो सकता फुटपाथ पर पैदा हुआ होता, किसी गरीब के यहाँ पैदा हुआ होता, मलिन बस्ती में पैदा हुआ होता और तमाम प्रकार के लात जूते खाता, तो आगे चल के कह देता है मानव बुरा होता है। वो तो मनुष्य जब पैदा होता है जिस रूप में जो वातावरण देखता है उसी के हिसाब से अपनी राय बना लेता है। अभी कोई पैदा होते मनुष्य की आंख पीछे देखा होता तो राय बना लेता कि मनुष्य की आंख पीछे होती है, आगे दिखाई पड़ती तो बुरी लगती। तो अपने जन्म के समय से लाक ने जो एक वातावरण देखा उससे मानव समाज के प्रति या मानव स्वभाव के प्रति एक अच्छा दृष्टिकोण पैदा हुआ। और लाक, जहाँ हाब्स ने कहा कि मानव स्वभाव बुरा है, वहीं लाक ने कह दिया कि नहीं, मानव स्वभाव अच्छा है, मानव स्वभाव अच्छा है। उसने मान लिया कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब सामाजिक प्राणी का कॉन्सेप्ट तो 20वीं शताब्दी में आया। आज सामाजिक प्राणी का मतलब है कि वह प्राणी जो समाज के साथ जो कोई भी कार्य करे तो सामाजिक हित को ध्यान में रखे। लेकिन यहाँ सामाजिक प्राणी का मतलब है कि किसी से किसी का कोई नफरत नहीं है, सब आराम से रहते हैं। अब वो मान के चलता है कि मनुष्यों में प्रेम, दया, सहानुभूति है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। तो लाक ने मानव स्वभाव को अच्छा माना, कुल मिलाकर के इतना महत्वपूर्ण है। अब प्राकृतिक अवस्था, हमने कहा कि प्राकृतिक अवस्था कुछ नहीं है। वह अवस्था पिछले बार हमने हाब्स में काफ़ी डिटेल किया है। जो अभी नए जुड़े हैं, जब पुरानी वीडियो पढ़ते हुए आएंगे तो उनका कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर होता चला जाएगा। हो सकता है कि आज पहले दिन पढ़ रहे हो तो उनको हल्की प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो पिछला कॉन्सेप्ट नहीं पता है। मानव स्वभाव के प्रति उसका दृष्टिकोण बुरा था हाब्स का, तो उसने प्राकृतिक अवस्था को बुरा बताया, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में तो मनुष्य ही रहता है और मानव का स्वभाव अच्छा है तो प्राकृतिक अवस्था अच्छी है।
क्योंकि प्राकृतिक अवस्था वह अवस्था है जहाँ कोई मानवीय सत्ता नहीं है। जैसे हमने उदाहरण बताया था, एक क्लास है, आप बैठे हैं, आप मानव हैं, हम सत्ता हैं। अब एक क्लास राज्य हो गया, आप मानव हैं, हम सत्ता हैं, अब एक क्लास राज्य हो गया। लेकिन सपोज कीजिए कि हम क्लास से निकल कर चले गए, तो राज्य तो सत्ता विहीन हो गया। और जब राज्य सत्ता विहीन हो गया तो इसका मतलब है कि राज्य प्राकृतिक अवस्था में आ गया, अब यहाँ कोई शासन करने वाला नहीं है। तो अब एक ही बात है कि अगर आपका स्वभाव अच्छा है तो सत्ता की अनुपस्थिति में क्लास अच्छा रहेगा, स्वभाव बुरा है तो बुरा रहेगा। और प्राकृतिक अवस्था है तो सब अपने विवेक से काम करेंगे, और जो विवेक है वो नेचुरल होता है। इसीलिए प्राकृतिक कानून विवेक का कानून है। तो लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी, लाक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था अच्छी थी। अब वो कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव, यानी प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव या मानव कैसे है, या मानव में आपसी शांति, सहयोग, सद्भावना व प्रेम है। यानी प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले मानवों में आपस में शांति है, सहयोग है, सद्भावना है, प्रेम है, एकता है। और साथ साथ कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्राकृतिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए आराम से जीते हैं। क्योंकि प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले सभी व्यक्ति के पास प्राकृतिक अधिकार हैं, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, और सभी अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए आराम से रहते हैं। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है, सब अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए रह जीते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अब उद्योगपति के घर था, आप देखते हैं जो बड़े लोग हैं वो अपने काम से काम हैं, वही दिमाग में उसके चल रहा है। और 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति को वो प्राकृतिक अवस्था के रूप में इंडिकेट कर रहा है। प्राकृतिक अवस्था एक काल्पनिक अवस्था है, वैसे जो भी प्राकृतिक है वो काल्पनिक ही है। सूर्य, चंद्रमा भी आपके लिए कल्पना है। तो जो प्राकृतिक अवस्था है उसमें सभी व्यक्तियों को समान प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है और रहते हुए आराम से जीते हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं है। इसीलिए लाक ने तो यहाँ तक कह दिया, लाक ने प्राकृतिक अवस्था के बारे में यहाँ तक कह दिया, पहले संपूर्ण संसार, पीसीएस में आ भी चुका है, पहले संपूर्ण संसार अमेरिका जैसा था। पहले संपूर्ण संसार अमेरिका जैसे था, क्योंकि अमेरिका शांति, खुशहाली, समृद्धि का देश था। उसी से तुलना किया, पहले संपूर्ण संसार अमेरिका जैसे था। अब हाब्स कहता है कि यद्यप प्राकृतिक अवस्था में कोई समस्या नहीं है, लेकिन प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी। अब देखिए, बहुत वीआईपी चीज है। यद्यप प्राकृतिक अवस्था अच्छी है, किंतु कुछ असुविधाएं थी। ये परीक्षा में आता है, प्राकृतिक अवस्था में क्या था, कुछ असुविधा थी। क्यों असुविधा थी?
क्योंकि बिना सत्ता की कोई अवस्था अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन उसमें हम बहुत दिन तक नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? इसलिए नहीं रह सकते क्योंकि मानव का स्वभाव अभी अच्छा है, लेकिन कल भी इतना ही अच्छा रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। भाई भाई को खिलाता है, बढ़ाता है, आगे चलाता है, लेकिन कल वही भाई बंदूक लेके खड़ा हो जाता है। तो अभी आप अच्छे हैं, लेकिन 1 घंटे बाद भी इतना ही अच्छा रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वह कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था में कुछ असुविधाएं थी। क्या असुविधाएं थी? एक निश्चित सत्ता का अभाव था, कानून बनाने वाला, उसे लागू करने वाला और उसकी व्याख्या करने वाला कोई नहीं है, यानी सत्ता नहीं है। अब सब अपनी मर्जी से कब तक जिएंगे? किसी की सद्बुद्धि कब कुबुद्धि में बदल जाए क्या भरोसा। इसलिए वो बता रहा है कि हम बहुत दिनों तक इस अवस्था में नहीं रह सकते, उसमें असुविधा है। इसलिए हमें इस अवस्था से बाहर निकलना होगा। हाँ, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून है और लाख भी प्राकृतिक कानून को विवेक का कानून मानता है। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून है, लाख भी प्राकृतिक कानून को विवेक का कानून मानता है। अब प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक अवस्था आप कह सकते हैं कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है ये पूर्व राजनीतिक तो है, यानी वहाँ राज्य नहीं है, लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहाँ समाज है। कभी कभी बच्चे इस चीज़ में बड़ा परेशान हो जाते हैं, पूर्व सामाजिक नहीं है सर, इसका मतलब क्या है? वही मतलब है जैसे इस कमरे में अंधेरा नहीं है, यानी प्रकाश है। अगर वहाँ पे समाज ना होता तो मारपीट लड़ाई झगड़ा ना होता, लोग आराम से जी रहे हैं प्राकृतिक अवस्था में, किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है, तो इसका मतलब एक सामाजिकता तो है ही है। हाँ, लेकिन वहाँ कोई राज्य नहीं है, वहाँ कोई राजनीति नहीं है। इसीलिए लाख कह रहा है कि प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है, लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है। अब इस प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए सामाजिक समझौता होगा। लाख ने भी सामाजिक समझौता किया था। प्राकृतिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए एक सामाजिक समझौता होगा। अब यहां पर आपको समझना है कि जहां हाब्स के अनुसार केवल एक समझौता हुआ, उसी से राज्य और सरकार दोनों का जन्म हुआ। वही लाख के अनुसार 2 समझौता हुआ। पहले से राज्य बनेगा, दूसरे से सरकार बनेगी। पहला सामाजिक समझौता है, दूसरा राजनीतिक समझौता है। जैसे आपके मोदी के बीच राजनीतिक समझौता है। इसीलिए कहा जाता है कि जहां हाब्स आधुनिक काल का पहला विचारक है जिसने राज्य और सरकार में कोई अंतर नहीं किया, वही लाख आधुनिक काल का पहला विचारक है जिसने सर्वप्रथम राज्य और सरकार में अंतर किया। तो लाख के अनुसार 2 समझौता हुआ। एक सामाजिक समझौता और दूसरा राजनीतिक समझौता। अब ये भी परीक्षा का एक सवाल है कि अगर पूछेगा कि हाब्स ने कितने समझौता का समर्थन किया, तो आप कहेंगे लाख के अनुसार कितने समझौते हुए हैं। तो चूंकि पहले राज्य बनेगा तब तो सरकार बनेगी,
राज्य और नागरिक समाज एक ही चीज़ है। नागरिक समाज सभ्य समाज की पहचान है, राज्य भी सभ्य समाज की पहचान है। और नागरिक समाज वह समाज होता है जिसमें समाज आपसी मेल जोल के साथ छोटे छोटे ग्रुप में बटा होता है, जैसे आज है। तो सामाजिक समझौता ये व्यक्तियों के बीच आपस में हुआ है, व्यक्तियों के बीच आपस में हुआ है, इसमें कोई दूसरा शामिल नहीं है। और ये समझौता बिना शर्त है। और इसी सामाजिक समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य का जन्म होता है। ये समझौता व्यक्तियों ने आपस में मिलकर किया और बिना शर्त किया है। इसलिए राज्य अगर एक बार बन गया तो उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसी को नागरिक समाज भी कहेंगे। इसीलिए ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये स्थायी है। लेकिन जो राजनीतिक समझौता है, ये राजनीतिक समझौता जनता और शासक के बीच हुआ है, जैसे आप और सरकार के बीच होता है, जनता और शासक के बीच है। मेन इशू प्राकृतिक अधिकार का है। जनता ने अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी शासक को सौंपा और कहा कि तुम इसकी रक्षा करो, ये सशर्त है। शासक जब तक इनके प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा, जनता के जब तक ये प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करेगा, तभी तक अपने पद पर रहेगा। सशर्त है, जनता शासक के बीच हुआ। इसीलिए इसके द्वारा सरकार का जन्म हुआ। अब अगर जनता असंतुष्ट है शासक से तो अपना समर्थन वापस ले लेगी, इसलिए जो सरकार है वो अस्थायी हुई। और इसी को उसने कहा संवैधानिक राजतंत्र, क्योंकि इंग्लैंड में राजा भी है, सरकार भी है। तो सरकार चूँकि शासन राजा के नाम से चलाया जाता है, इसलिए वो कह रहा है कि संवैधानिक राजतंत्र का जन्म हुआ, सरकार का जन्म हुआ। यानी राज्य स्थायी है, सरकार अस्थायी है। ये जनता और शासक के बीच समझौता है, सशर्त है। प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है। जब तक ये रक्षा करेंगे तभी तक अपने पद पर रहेंगे, रक्षा नहीं करेंगे तो जनता इनको कभी भी हटा सकती है। लेकिन इसमें स्थायित्व है। इसीलिए एक समझौते से राज्य बनता है, एक से सरकार बनती है। राज्य स्थायी है, सरकार अस्थायी है। इसलिए आधुनिक काल का पहला विचारक हुआ लॉक, जिसने राज्य और सरकार में अंतर किया। तो यहाँ पर दो बातें आई। क्यों? क्योंकि ये जनता और शासक के बीच जो समझौता हुआ है, ये सहमति पर आधारित है। सहमति पर आधारित होने के कारण कॉन्सेंट, सहमति, जब तक जनता की सहमति रहेगी शासक रहेगा, जब सहमति खत्म हो जाएगी शासक खत्म हो जाएगा। अब राज्य या सरकार का स्वरूप, अब इसका नेचर क्या होगा राज्य या सरकार का? अब लॉक कह रहा है कि चूंकि शासक जनता की सहमति पर आधारित है, इसलिए ये संवैधानिक राजतंत्र है, इसलिए सरकार सीमित है। और साथ साथ दो बातें यहां पर कहता है। पहली चीज, किसी व्यक्ति को राज्य का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। जैसे आप चाहें तो वोट दें, चाहे ना दें, किया जाएगा। दूसरी चीज, लॉक ने सहमत या कॉन्सेंट शब्द का प्रयोग किया। लॉक ने सहमत या कॉन्सेंट शब्द का प्रयोग किया। लॉक को संप्रभुता शब्द से चिढ़ थी, क्योंकि हाब्स ने तो राजा के लिए संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। इसीलिए माना जाता है कि लॉक ने संप्रभुता के स्थान पर
सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया, कॉन्सेंट शब्द का प्रयोग किया है। इसीलिए कभी कभी परीक्षा में आता है कि लॉक ने सरकार के लिए ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया, और ट्रस्ट माने धरोहर। ये सरकार के लिए ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया कि जो सरकार है वो जनता की धरोहर है, जनता जब चाहेगी अपनी धरोहर वापस ले लेगी। तो तीन चीज़ें महत्वपूर्ण है कि ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किसने किया, लॉक ने किया सरकार के लिए, या सहमति शब्द का प्रयोग किया, संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया, संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया, सरकार अस्थायी है। लॉक ने इसी आधार पर आप कह सकते हैं कि लॉक ने सीमित सरकार, देखिए लॉक ने लॉक ने क्या कहा, हाब्स ने कहा था कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों राजा में समाहित है, लेकिन लॉक ने कहा नहीं, कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। यही संसदीय शासन प्रणाली है इंग्लैंड का, भारत का भी। विधायिका में जनप्रतिनिधि बैठेंगे, जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि, और कार्यपालिका में सरकार होगी। सरकार हर कार्य के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगी। विधायिका जब चाहेगी सरकार को बहुमत से हटा देगी। इसीलिए लॉक ने संवैधानिक राजतंत्र, सीमित सरकार, उत्तरदायी सरकार या संसदीय लोकतंत्र, प्रतिनिधि सरकार, विधि का शासन आदि का विचार दिया। तो लॉक ने संवैधानिक राजतंत्र, सीमित सरकार, उत्तरदायी सरकार, प्रतिनिधि सरकार, विधि का शासन दिया। अब देखिए लॉक का राज्य, नागरिक समाज या राज्य का जन्म हो गया। अब यहां पर सवाल पैदा होता है कि राज्य व व्यक्ति के बीच क्या रिलेशन है। पांचवा, राज्य और व्यक्ति के बीच संबंध। तो लॉक ने स्पष्ट कर दिया कि जो राज्य है, जो सरकार है, इसको व्यक्तियों ने बनाया है। यहाँ राज्य का सरकार से है, ये सरकार व्यक्ति की सहमति पर आधारित है। तो उसने स्पष्ट कर दिया कि व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन है, और हर स्थिति में व्यक्ति राज्य का विरोध करेगा। इसलिए लॉक व्यक्तिवाद का जनक बन गया। वाहन ने कहा भी है कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक विचार व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है। यानी लॉक का संपूर्ण राजनीतिक विचार व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम रहा है। और इतना ही नहीं, लॉक ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर सरकार जनता के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाती तो जनता बहुमत से सरकार को कभी भी हटा सकती है। इसे लॉक के क्रांति का अधिकार कहा जाता है। तो इस प्रकार से लॉक के विचार हमने पढ़ा, और इस तरह से लॉक समाप्त भी हो गया। कल हम रूसों पर भी चर्चा करेंगे, बहुत मज़ेदार है थिंकर। अब यहाँ लॉक में आपने देखा कि लॉक में कुछ विचार हैं, स्टेटमेंट हमने साथ साथ आपको बताया कि उसकी ट्रीटाइज पर और इस पर भी कुछ हम पॉइंट इंडिकेट कर रहे हैं। जैसा कि वाहन ने कहा कि लॉक का संपूर्ण राजनीतिक विचार व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमता है, ये अलग से पॉइंट लिख दे रहे हैं। दूसरी चीज, लॉक प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत, श्रम सिद्धांत का जनक है। धार्मिक सहिष्णुता
का विचार पहली बार आधुनिक काल में लॉक ने दिया। तीसरी चीज है लॉक संवैधानिक राजतंत्र, सीमित सरकार, उत्तरदायी सरकार, शक्ति विभाजन, जो कार्यपालिका और विधायिका अलग अलग होंगी, शक्ति विभाजन, प्रतिनिधि लोकतंत्र और विधि का शासन का विचार दिया। चौथी चीज प्राकृतिक अधिकार, पीसीएस में आया है, यहाँ लिख देते हैं, वीआईपी क्वेश्चन है, विकासशील नहीं है। पांचवी चीज दो समझौता किया, सामाजिक व राजनीतिक। छठवीं चीज लॉक के अनुसार व्यक्ति को राज्य का सदस्य बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। लॉक ने सरकार के लिए ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया और संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया। ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया और संप्रभुता के स्थान पर सर्वोच्च सत्ता शब्द का प्रयोग किया। आठवां लॉक उदारवाद, व्यक्तिवाद व पूंजीवाद का जनक है। लॉक के बारे में वेपर ने कहा था, वह एक युग का लॉक की वाणी, वेपर ने लिखा है, लॉक की वाणी एक युग की अंतिम महान वाणी थी। वह दूसरे युग की प्रथम महान वाणी थी। इसका मतलब है उसने जो चर्च की महत्ता को स्थापित किया था, वो महत्ता मध्यकाल में थी, उसी को अंतिम महान वाणी कहा। लेकिन दूसरे युग की प्रथम महान वाणी जो वो व्यक्तिवाद का जनक बना, क्योंकि व्यक्तिवाद आधुनिक काल में व्यक्ति की महत्ता को पहली बार उसने प्रकट किया। लॉक कहता है लोगों को राज्य के रूप में संगठित करने का मूल उद्देश्य व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है।
वाहन भी लिखता है। लाख के दर्शन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की संपत्ति की सुरक्षा करना है। इसी के साथ लाख समाप्त हुआ। कल हम रूसो पर चर्चा करेंगे।